समेत महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव के लिए कल वोटिंग है। लेकिन वोटिंग से ठीक पहले एक मुद्दा गर्म हो गया है और वो है वोट से पहले नोट अकाउंट में पहुंचने का। मकर संक्रांति के मौके पर महाराष्ट्र की करीब 1 करोड़ महिलाओं को पिछले महीने यानी दिसंबर की किस्त जारी कर दी गई है। यह किस्त लाडली बहन योजना के तहत मिलने वाली रकम की है। हालांकि इस महीने की एडवांस किस्त देने पर राज्य चुनाव आयोग ने रोक लगा रखी है, लेकिन पिछले महीने की किस्त के कारण ही सही महिलाओं के खाते में 1500 रुपए आज आने शुरू हो गए। बहुत सी महिलाओं के खाते में तो पहुंच गए। अब सवाल टाइमिंग को लेकर उठ रहा है कि कल वोटिंग है, आज नोट बांटे जा रहे हैं। विपक्ष पूछ रहा है कि ऐसे में क्या यह लुभाने की कोशिश नहीं है? आखिरकार क्यों महिलाओं के खाते में आज ये नोट ट्रांसफर किए गए? लाडली बहनों को हम सब अपनी बहन मानते हैं। हर महीने 1500 रुपए उनके अकाउंट में आने चाहिए, लेकिन ये महायुति की सरकार उनको लालच देना चाहती है, बहनों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना चाहती है। आज 14 जनवरी आज ही के दिन उनको पैसा देना था, अरे 10 दिन पहले दे सकते थे, 10 दिन बाद दे सकते थे। कल वोटिंग है, मतलब क्या चाहते हो? बहनों को क्यों परेशान कर रहे हो? हमारी लाडली बहनों को एक साथ पैसे दो, ये 1 महीने का 2 महीने का क्यों? हर महीना नियम से दो ना, बहनों का शोषण मत करो। लाडली बहन योजना शिंदे सरकार ने शुरू की थी। एकनाथ शिंदे जब मुख्यमंत्री थे, विधानसभा चुनाव के बाद फडणवीस सरकार ने भी इस योजना को जारी रखा। महाराष्ट्र में जो विपक्ष में है वो भी इस स्कीम के खिलाफ नहीं है। आखिरकार किसी महिला को पैसा मिल रहा है, उसकी आर्थिक मदद हो रही है, तो कोई विरोध करे तो कैसा करे। लेकिन विपक्ष का ये ऐतराज सिर्फ ये है कि चुनाव से पहले सरकारी पैसों की मदद से सत्ताधारी पार्टी अपने पक्ष में माहौल बना रही है। हालांकि सरकार की दलील इसके बिल्कुल अलग है। सत्ताधारी गठबंधन से जुड़े लोग कहते हैं कि यह पैसा महाराष्ट्र की महिलाओं के हक का है जो उन्हें दिया जा रहा है, इससे ज्यादा कुछ और नहीं है। इसका चुनाव से क्या लेना देना? ऑनगोइंग प्रोसीजर है, क्योंकि हर महीने लाडली बहना के अकाउंट में गवर्नमेंट के माध्यम से पैसे जाते हैं और दोनों डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट और वुमेन्स एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट, ये प्रोसेस कंटिन्यू करती है। तो इसमें इलेक्शन रिलेटेड कोई इश्यू नहीं है। महाराष्ट्र में नकद राजनीति का एक सिरा बिहार से सीधे तौर पर जुड़ता है। यहाँ पिछले साल नवंबर में चुनाव हुए थे, आपको याद होगा, विधानसभा के, जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू था। महिलाओं के खाते में इस कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान एक मुश्त 10,000 रुपए भेजे गए। स्कीम का फायदा 1.5 करोड़ महिलाओं को मिला। नाम दिया गया था बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। सरकार का तर्क था कि यह पैसा छोटे छोटे व्यवसाय जैसे सिलाई करना, चूड़ी बनाना, मुर्गी पालन करना, उसके लिए दिया जा रहा है। विपक्ष चीखता रहा, चिल्लाता रहा, टाइमिंग पर सवाल खड़े करता रहा, चुनाव आयोग भी गया, लेकिन कोई फायदा नहीं। उल्टा जब नतीजे आए तो विपक्ष की बात बिल्कुल नहीं सुनी महिलाओं ने, और राजनीतिक पंडितों ने तो यहां तक कह दिया कि एनडीए की प्रचंड जीत जो बिहार में हुई उसका बहुत बड़ा जो वजह थी वो यही स्कीम थी जिसमें सीधा 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में जा रहा था। ऐसे में अब महाराष्ट्र में लोकल बॉडी का इलेक्शन को लेकर विपक्ष पूछ रहा है, आखिरकार क्या महाराष्ट्र की महिलाओं को वोट के लिए सरकारी पैसे दिए गए? क्या ऐसे सरकारी पैसे बांटकर सत्ता पक्ष यानी महायुति वोट खरीदने का प्रयास नहीं कर रहा है? क्या बिहार की तरह एक बार फिर सरकारी नोट ही सत्ता की चाबी दिलवाएंगे फडणवीस की महायुति को? इस पर महाराष्ट्र की राजनीति को नजदीक से समझने वाले जो जानकार हैं, पत्रकार हैं, वो क्या कहते हैं, सुनते हैं। मुझे लगता है कि लाडली बहना का इम्पैक्ट स्टेट असेंबली में सबसे ज्यादा हुआ था। वो इम्पैक्ट अभी इतना नहीं होगा, उसका असर नहीं दिखेगा, क्योंकि लाडली बहना का जब शुरू हुई तो तब 2 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को उसका फायदा हुआ था। लेकिन गवर्नमेंट में आने के बाद में महायुति ने ये जो बेनिफिशियरी उनका नंबर सम और अदर रीजन की वजह से कटना शुरू कर दिया। अभी 50% से ज़्यादा नंबर कट गए। जो महिलाओं को पैसा नहीं मिल रहा है वो भी अपना मत देने वाली है, और जिनको 3,000 रुपये प्रॉमिस किया था उनको सिर्फ 1,500 रुपये मिल रहा है, वो भी वोट करने वाले तो सोचेंगे कि क्या प्रॉमिस किया था और क्या हाथ में मिला था। बीएमसी के रण में वोट शक्ति हासिल करने के लिए नोट शक्ति के साथ साथ भक्ति की शक्ति भी दिख रही है। रविवार को शिवाजी पार्क में रैली के बाद एक बार फिर ठाकरे ब्रदर्स एक साथ आज दिखाई दिए। उद्धव और राज ठाकरे एक साथ मुंबई के मशहूर और बहुत मान्यता वाले मुंबा देवी मंदिर पहुंचे। खास बात यह रही कि इस दौरान दोनों चचेरे भाइयों का पूरा परिवार भी साथ था। आदित्य ठाकरे भी थे, अमित ठाकरे भी
थे, एक साथ पूजा करते हुए पूरा परिवार, ठाकरे परिवार नजर आया। मुंबा देवी मंदिर से आई इन तस्वीरों से जनता के लिए मैसेज एक नहीं दो हैं। एक संदेश ये कि उद्धव और राज ठाकरे में सिर्फ सियासी गठबंधन नहीं बल्कि फैमिली भी अब एक साथ है। दूसरा, बीजेपी के असली हिंदुत्व के दावे को चुनौती देना, जैसा कि आज सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इसे लेकर सवाल भी उठाया। अगर बाला साहब ठाकरे जी की पुण्याई छोड़ दे तो एक काम उद्धव ठाकरे बताए हिंदुत्व के लिए उन्होंने किया हुआ। किसी हिंदुत्व के आंदोलन में थे, राम जन्मभूमि के आंदोलन में गए, मैं गया था, मैं कार सेवक था, मैं तीनों कार सेवाओं में गया हूं। ये कभी गए नहीं, ये घर से बाहर निकले नहीं। जब हिंदुओं पर अत्याचार हुआ ऐसे समय भी ये कभी बाहर नहीं निकले, इन पे एक केस नहीं लगा कभी। इन्होंने अपने पूरे लाइफ में एक आंदोलन नहीं किया। देखिए, हम पैदा ही हिंदुत्ववादी हुए हैं, हमारे रग रग में हिंदुत्व है और हमारा हिंदुत्व संकुचित नहीं है। तो कौन बड़ा हिंदुत्ववादी है, इसको लेकर ठाकरे परिवार और देवेंद्र फडणवीस के बीच सियासी जंग छिड़ी हुई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज एक और बात क्लियर कर दी, भविष्य में महाविकास आघाड़ी या उद्धव ठाकरे की उन्हें कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। साफ कहा कि भविष्य में उनके साथ चाय पी सकते हैं लेकिन गठबंधन कतई नहीं करेंगे। उधर मुंबा देवी मंदिर जाने से पहले उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के घर पहुंचे। दोनों एक साथ मीडिया के सामने आए। ये पहली बार है मेरे ख्याल से जब उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के घर पहुंचे, जब से दोनों परिवार में बंटवारा हुआ, अलग अलग हुए। राज ठाकरे ने इस वक्त पर स्टेट इलेक्शन कमीशन पर सीधे सीधे सवाल उठा दिए। आरोप लगाया कि राज्य चुनाव आयोग ने रातों रात नियम बदल दिया, जिसका फायदा अब सत्ताधारी पार्टी को, गठबंधन को मिल रहा है। याच्यामध्ये काल त्यांनी एक नवीन नोटिफिकेशन काढलं की आज मतदानाच्या आदल्या दिवशी तुम्ही 5 वाजेपर्यंत मतदारांना भेटू शकता। ही नवीन प्रथा, नवीन पद्धत कशी काय आली आणि कुठून आली ही काही कल्पना नाही। आणि आजच कशी अचानक आली, जी विधानसभेला का नव्हती, जी लोकसभेला का नव्हती, जी अगोदरच्या कुठच्याही निवडणुकांना का नव्हती, ही आता कशासाठी आली। आणि त्याच्यात त्यांनी सांगितलं की तुम्ही मतदारांना जाऊन भेटू शकता पण पत्रक वाटू शकत नाही, मग कदाचित पैसे वाटू शकता असं त्यांना म्हणायचं असेल। ही मुळात मुभा मिळाली का, दिली का आणि हा कायदा बदलला का? महाराष्ट्र के महानगर पालिकाओं के लिए कल वोटिंग होगी, परसों नतीजे आ जाएंगे, लेकिन नतीजों के साथ ही राज्य की सियासत में बड़ा उलटफेर होता दिखाई देता है। खबर अजीत पवार और शरद पवार को लेकर भी है। चाचा भतीजों को लेकर जो बड़ी खबर सियासी गलियारों में इस वक्त तैर रही है उसे आगे आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। एक ही मंच पर सुप्रिया सुले और अजीत पवार एक घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। तस्वीर 2 दिन पुरानी है, 10 जनवरी की तस्वीर है। अपने राजनीतिक विरोध के बावजूद पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ महानगर पालिका के चुनाव जीतने के लिए एनसीपी एक साथ लड़ रही है, जॉइंट मैनिफेस्टो जारी कर रही है। पुणे में एनसीपी के दोनों गुट यानी अजीत और शरद पवार की पार्टी एक साथ मैदान में है। बीजेपी अपने दम पर 167 सीटों की इस महानगर पालिका में अकेले 120 और 125 सीटें जीतने का टारगेट रखकर चल रही है, जबकि महाविकास आघाड़ी में शामिल कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे ने कई वार्डों में सीटों का तालमेल कर लिया है। यानी पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव का समीकरण बीएमसी के समीकरणों से बिल्कुल अलग दिखाई देता है। महाराष्ट्र में केवल पुणे में ऐसा हुआ है, पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में, कि जहां पर जो हमने पहले तय किया था कि फ्रेंडली फाइट में एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोलेंगे, छीटाकशी नहीं करेंगे, लेकिन शायद चुनाव के प्रेशर में अजीत दादा ने पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में हमारे ऊपर छीटाकशी की, हमारे ऊपर उन्होंने कई बातें कही, लेकिन उसका जवाब हमने विकास से दिया। हमने उसको जवाब नहीं दिया, हमने उनके ऊपर कोई आरोप भी नहीं लगाया, हमने कोई गलत बात भी नहीं की, हमने विकास से उसका जवाब दिया और आप देखिए विकास ही जीतेगा। सीएम फडणवीस भले ही लोकल बॉडी इलेक्शन में फ्रेंडली फाइट की बात कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीतिक इतिहास को देखते हुए एनसीपी के दोनों गुट के नतीजों के बाद एक पेज पर आने की संभावनाओं को लेकर अलर्ट जरूर वो होंगे। अजीत पवार के राजनीतिक सलाहकार के यहां वोटिंग से 2 दिन पहले क्राइम ब्रांच की रेड ने, छापेमारी ने इस अंदेशे को और पुख्ता कर दिया। देवेंद्र फडणवीस सीएम के साथ साथ महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय भी संभालते हैं।
क्राइम ब्रांच सीधे उन्हीं को रिपोर्ट करती है और उसी क्राइम ब्रांच ने अजीत पवार के राजनीतिक सलाहकार नरेश अरोड़ा और उनकी कंपनी डिजाइन बॉक्स पर मंगलवार को छापेमारी की। संदिग्ध जानकारी मिलने के बाद क्राइम ब्रांच ने पुणे में मौजूद उनके ऑफिस में छापा मारा। डिजाइन बॉक्स एक पॉलिटिकल मैनेजमेंट कंपनी है जो एनसीपी के लिए काम करती आई है। हालांकि बाद में पुलिस ने बताया कि छापेमारी में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला है। हालांकि अजीत पवार इस छापेमारी को तूल देना नहीं चाहते। आखिर राज्य सरकार में उप मुख्यमंत्री वो जो बने हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं आज की अगली